Hello students, this is Avi Saxena from ज्ञानदीप स्कूल सिकोहार। कल मैंने आपको नेशनल इनकम का वैल्यू एडेड मेथड कराया था, वैल्यू एड मेथड। अब उस वैल्यू एड मेथड में जब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो कुछ प्रिकॉशंस, कुछ सावधानियां लेनी होती हैं। हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। वो कौन कौन सी बातें होती हैं? सम प्रिकॉशंस रिगार्डिंग वैल्यू एड मेथड। वो कौन कौन सी बातें होती हैं मैं आपको ओरली बता देता हूं। जैसे कि सेकंड हैंड गुड्स होते हैं, सेकंड हैंड गुड्स की सेल परचेज की कोई भी वैल्यू एडेड मेथड में इंक्लूड नहीं की जाती। हाँ, अगर सेकंड हैंड गुड्स की सेल परचेज पर कोई भी कमीशन अर्न किया गया है, कोई कमीशन लिया गया है, तो कमीशन इज द फ्रेश वैल्यू, तो उसको हम लोग वैल्यू एड में इंक्लूड करते हैं। दूसरी बात यह है कि सेल्फ कंजम्पशन के लिए कुछ गुड्स का प्रोडक्शन हुआ है, सेल्फ कंजम्पशन के लिए किसी ने गुड्स का प्रोडक्शन किया है, उसकी वैल्यू भी वैल्यू एड में ऐड होगी, उसकी वैल्यू भी वैल्यू एड में ऐड की जाएगी क्योंकि प्रोडक्शन हुआ है ना। अच्छा, लेकिन यहीं पर अगर सेल्फ कंजम्पशन के लिए कुछ सर्विसेज जनरेट हुई हैं, कुछ सर्विसेज जनरेट हुई हैं, तो उन सर्विसेज की वैल्यू को वैल्यू एड में कोई जगह नहीं दी जाती क्योंकि सर्विसेज की कोई भी एस्टिमेटेड वैल्यू नहीं होती है, वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए जो होती हैं। जैसे कि हाउस वाइफ के द्वारा अपने घर पर किया गया काम, अपने पेरेंट्स के द्वारा अपने बच्चों के लिए की गई सेवाएं, उनके ये सेल्फ कंजम्पशन के लिए सर्विसेज की कोई वैल्यू एडिशन में ऐड नहीं होती, लेकिन गुड्स की वैल्यू ऐड होती है। तीसरी बात ये है इसमें, जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं, इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को वैल्यू एडेड में बाहर रखा जाता है, वैल्यू एड में वो लोग शामिल नहीं होती। ओनली फाइनल गुड्स की वैल्यू को ही वैल्यू एड में शामिल किया जाता है। इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को अगर हम लोग शामिल करेंगे तो डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम सामने आएगी और हम लोग नेशनल इनकम को एस्टिमेट नहीं कर पाएंगे ठीक से। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल दे दूं, बिस्किट का पैकेट है, एक बिस्किट का पैकेट आपने परचेज किया या आपकी फैक्ट्री ने बनाया, उसकी फाइनल वैल्यू को आपने वैल्यू एड में ऐड कर लिया, सही है, बिस्किट पूरा बन चुका है, उसमें सारी कॉस्ट आज निकल चुकी है और एस्टिमेट करके हमने वैल्यू एड में ऐड कर दी। लेकिन अब उसके इंटरमीडिएट गुड्स जो उसमें लगे हुए हैं, जैसे कि मैदा लगी हुई है, होता है गेहूं, आटा लगा हो, ग्लूकोज है, चीनी है, इन सब की अलग अलग वैल्यू निकालकर भी हम वो वैल्यू को भी अगर ऐड करेंगे उसमें वैल्यू एड में, तो ये डबल काउंटिंग हो जाएगी। यानी कि हमको नेशनल इनकम की वैल्यू एस्टिमेट करने में प्रॉब्लम आएगी और एक्यूरेसी नहीं आएगी, उसमें डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम को हमें पहचानना पड़ेगा, उसको हमें अवॉइड करना पड़ेगा। इसलिए इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को हम लोग शामिल नहीं करते, ओनली फाइनल गुड्स की वैल्यू को हम लोग शामिल करते हैं। और ये बहुत सारी सावधानियां हैं, मेन चीज मैंने आपको बता दी। अच्छा, अब हम लोग नेशनल इनकम का नेक्स्ट मेथड था जिसकी मैंने बात की थी, वैल्यू एड हो गया, सेकंड मेथड इनकम मेथड, थर्ड मेथड एक्सपेंडिचर। तो हम सेकंड मेथड इनकम मेथड पढ़ने जा रहे हैं। इनकम मेथड को हम लोग फैक्टर इनकम मेथड भी कहते हैं क्योंकि ये इनकम मेथड इज रिलेटेड टू द फैक्टर इनकम। तो सीधे हम इसमें इंक्लूड होने वाले आइटम्स पे आते हैं और उनको मैं एक्सप्लेन करते रहूं, समझ चलिए आप लोग। इनकम मेथड में सबसे पहले आता है कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, कर्मचारियों का पारिश्रमिक, यानी एम्प्लॉइज को जो भी कॉम्पेंसेशन दी जा रही है वो इसमें शामिल होती है। अब कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में भी अंदर बहुत सारे आइटम्स होते हैं, वो डिटेल में पढ़ते हैं क्या क्या होते हैं। जैसे कि फर्स्ट आइटम है पेमेंट इन कैश। पेमेंट इन कैश का मतलब है जो भी कैश में एम्प्लॉइज को पेमेंट मिल रहा है, जैसे कि वेजेस एंड सैलरीज, मजदूरी और वेतन वगैरह जो मिलता है ना, तो ये आपका पेमेंट इन कैश में आता है, ये आपका कॉम्पेंसेशन का पार्ट है। नेक्स्ट है आपका पेमेंट इन काइंड। पेमेंट इन काइंड का मतलब ये होता है कि कैश के अलावा अदर देन कैश कुछ और भी पे किया जाता है एम्प्लॉइज को, वो भी इसमें शामिल होता है। जैसे कि एग्जांपल रखा है मैंने यहाँ पर, रेंट फ्री अकोमोडेशन, किराया मुक्त मकान या किराया मुक्त आवास, रहने के लिए फ्री फ्लैट दे देते हैं, फ्री घर दे देते हैं, वो इसमें आता है, कोई रेंट नहीं होता। दैट इज आल्सो कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज।
उसको भी हम इंक्लूड करते हैं इनकम में। थर्ड दे रखा है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। एम्प्लॉयर मतलब कि मालिक, नौकरी देने वाला। अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज के लिए कुछ सोशल स्कीम्स में इन्वेस्ट करता है, सोशल स्कीम्स प्रोवाइड करता है अपने एम्प्लॉयज को जो गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट की गई हैं, तो वो भी कॉम्पेंसेशन में शामिल होती हैं हमारी। अब वो स्कीम्स का मैंने एग्जांपल दिया यहाँ पर, प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड उसी स्कीम का एक पार्ट है। एम्प्लॉयर्स के द्वारा एम्प्लॉयज के पीएफ में कुछ पैसे डिपॉजिट कर जाते हैं, दैट इज द पीएफ, प्रोविडेंट फंड, तो वो भी कॉम्पेंसेशन का पार्ट है, वो भी शामिल होगा आपका इनकम में। नेक्स्ट है आपका पेंशन ऑन रिटायरमेंट। एम्प्लॉयज जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करते थे, कंपनीज में काम करते थे, वो रिटायर हो चुके हैं, उसके बाद उनको कंपनी के द्वारा, चाहे प्राइवेट है या गवर्नमेंट है, इट डजंट मैटर, अगर उनको पेंशन दी जा रही है तो ये पेंशन जो रिटायरमेंट पे दी जा रही है ये भी आपकी कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का पार्ट है और ये भी हमारे नेशनल इनकम का हिस्सा बनेगी। एक चीज यहाँ पर नोटिस करने वाली ये है आपको कि पेंशन ऑन रिटायरमेंट है, ये शामिल होगा। अगर यही बात हो ओल्ड एज पेंशन, वृद्धा जिसको हम बोलते हैं वृद्धावस्था पेंशन, वो शामिल होगी कि नहीं होगी? वो शामिल बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि वो क्या है, वो फैक्टर इनकम नहीं है, वो ट्रांसफर इनकम है। अब यहां पर इस चीज को क्लियर कर लीजिए भी हाल के हाल तुरंत। फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम, ट्रांसफर इनकम में क्या डिफरेंस है? सबसे पहले ये बता दूं मैं आपको, फैक्टर इनकम नेशनल इनकम में जाती है, ट्रांसफर इनकम नेशनल इनकम में नहीं जाती। फैक्टर इनकम वो होती है जो कुछ सर्विसेज रेंडर करने से, सर्विसेज देने से, काम करने से इनकम अर्न की जाती है, दैट इज द फैक्टर इनकम, जिसको हम लोग कारक आय बोलते हैं। ट्रांसफर इनकम को बोलते हैं हस्तांतरित आय, यानी कि ऐसी इनकम जो अर्न नहीं की गई है, जो मिली हुई है, ऐसी स्कॉलरशिप, विडो पेंशन, ओल्ड एज पेंशन, ये सारे इसमें आते हैं। चैरिटी, ग्रांट, डोनेशन, ये सारे इसी में आते हैं ट्रांसफर इनकम में, और ये वाली इनकम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती, ध्यान रखना इस चीज को। तो यहाँ पर हमने जो बात की थी ऊपर, पेंशन ऑन रिटायरमेंट की है। पेंशन ऑन रिटायरमेंट जो इनकम है आपकी, वो इनकम वो पेंशन की है, लेकिन वो पेंशन तब दी जा रही है जब उस इंसान ने उस ऑर्गेनाइजेशन में वर्क किया है, कंपनी में काम करते हुए रिटायर हुआ है, दैट्स व्हाई पेंशन इज बीइंग गिवन। तो उस पेंशन को कॉम्पेंसेशन में शामिल किया जाएगा और नेशनल इनकम का पार्ट बनेगा वो। चलिए ये हो गए आपके कॉम्पेंसेशन के सारे पार्ट्स। अब सेकंड जो मेन एलिमेंट है इसका, दैट इज कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय में प्लस करते हैं हम लोग ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस में या तो स्ट्रेट अवे इधर रखा हुआ ऑपरेटिंग सरप्लस की वैल्यू आप उसको उठा के प्लस कर देंगे उसमें, अदरवाइज इसके कुछ इंग्रेडिएंट्स आइटम्स दे रखे होंगे, इनर आइटम्स, वो कौन कौन से होते हैं? रेंट, रेंट ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट है, वो शामिल होगा ऑपरेटिंग सरप्लस में। रॉयल्टी, रॉयल्टी इंक्लूड होगा ऑपरेटिंग सरप्लस में। इंटरेस्ट विल बी इंक्लूडेड इन द ऑपरेटिंग सरप्लस। प्रॉफिट भी आपका शामिल होगा ऑपरेटिंग सरप्लस में, यानी दीज आर द इनर पार्ट्स ऑफ ऑपरेटिंग सरप्लस। अगर ऑपरेटिंग सरप्लस दे रखा है आपको तो ये प्लस करिए, इसके अंदर के पार्ट्स दे रखे हैं, ये नहीं दे रखा तो आप अंदर के पार्ट्स प्लस करिए अपने क्वेश्चन में। अब ये प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट के भी कुछ पार्ट्स हैं, इस प्रॉफिट्स के भी कुछ कैटेगरीज हैं, वो पढ़ते हैं। वो कौन कौन सी कैटेगरीज होती है प्रॉफिट की? प्रॉफिट की कैटेगरीज होती हैं, 3 कैटेगरीज दी गई है प्रॉफिट की। एक कैटेगरी दी गई है प्रॉफिट की हमारी डिविडेंड। डिविडेंड सब जानते हैं, डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट व्हिच इज पेड टू शेयर होल्डर्स।
तो डिविडेंड दे रखा है वो प्रॉफिट का पार्ट माना जाएगा। ऐसे ही एक नेक्स्ट है आपका अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ये भी आपका प्रॉफिट का पार्ट है। इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कह लीजिए या फिर आप कह लीजिए कॉर्पोरेट सेविंग। कॉर्पोरेट सेविंग, कॉर्पोरेट सेविंग भी कह सकते हैं हम लोग। आपको इस नाम से भी मत दिया होता है आपके क्वेश्चंस में, तो आप इसको भी प्रेस कर देंगे उसमें। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, कॉर्पोरेट सेविंग। अब थर्ड कैटेगरी होती है प्रॉफिट की आपकी कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स। कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स ये क्या होता है भाई? कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स क्या होता है? कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स यानी कि कॉर्पोरेट प्रॉफिट एक कंपनी का प्रॉफिट का वो हिस्सा होता है जो गवर्नमेंट को पे किया जाता है प्रॉफिट टैक्स के रूप में। तो कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स भी प्रॉफिट का पार्ट है, तो ये भी प्रॉफिट में इंक्लूड होगा। तो ये 3 पार्ट्स हो गए यहां पर, डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या फिर कॉर्पोरेट सेविंग्स और कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, ये आपके शामिल होंगे प्रॉफिट कैटेगरी में। ठीक है ना? अब 1 2 थर्ड आइटम है यहां पर हमारा कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब होता है जिस द पर्सन्स हु ओन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये उन लोगों की इनकम होती है जो अपने खुद के रिसोर्सेज यूज करते हैं और इनकम अर्न करते हैं। तो ये मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, इसके कोई भी पार्ट्स नहीं है, इसका सिंपल सा मिक्स्ड इनकम है। यही दे रखा होगा क्वेश्चन में, आपको केवल उठा के इसको प्लस कर देना है और कुछ नहीं करना। 1 2 3 ये 3 आइटम्स आप जब प्लस करेंगे देन यू विल गेट द नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ये सारी फैक्टर इनकम ही तो है, तो इसमें मार्केट प्राइस का मतलब ही नहीं कोई भी, तो फैक्टर कॉस्ट में निकलती है। तो जब हम इनको प्लस करेंगे तीनों को, हमको मिलेगा एनडीपी एफसी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और कल मैंने आपको बताए थे कॉन्सेप्ट में हमें निकालनी होती है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम मतलब कि एनएनपीएफसी। अब नेशनल इनकम में नेट की वैल्यू जाती है, हमारे पास नेट की वैल्यू है। नेशनल इनकम में फैक्टर कॉस्ट की वैल्यू जाती है, हमारे पास फैक्टर कॉस्ट की वैल्यू है। नेशनल इनकम में थर्ड कॉन्सेप्ट है नेशनल की इनकम जाती है, लेकिन यहां पर क्या निकल जाएगी? डोमेस्टिक। ये हमारे देश का निकल आया। अब हमारे देश के लोगों ने बाहर से जो इनकम लेके आए हैं वो तो ऐड करो इसमें, और हमारे देश में जो विदेशियों ने इनकम कमाई है उसको माइनस करो, यानी कि सिंपल सी बात है एनएफआईए। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे? हम लोग इसमें एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसके बारे में मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं डिटेल में। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस करेंगे। अब हमको ये डोमेस्टिक की वैल्यू नेशनल में कन्वर्ट होके मिल जाएगी। हमको मिल जाएगा एट लास्ट व्हाट? एनएनपीएफसी, एनएनपीएफसी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और यही आपकी क्या होती है? यही आपकी नेशनल इनकम होती है, एनआई, नेशनल इनकम होती है। ये इनकम मेथड से आपका नेशनल इनकम का पूरा एक स्ट्रक्चर हो गया। अब कुछ बातें मैं आपको बता दूं जो आपको ध्यान रखनी है इसमें। वो कौन कौन सी बातें हैं? जैसे कि ये कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज है, यहां ऑपरेटिंग सरप्लस है, नीचे मिक्स्ड इनकम है। आपको
इन दो आइटम्स में यहां पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। अगर आपको सीधे सीधे क्वेश्चन में कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज दे रखा है, देन आपको यही आइटम को लेना है, अपने क्वेश्चन में कंसीडर करना है। अगर ये भी दे रखा है, इसके अंडर के कोई भी पार्ट दे रखे हैं या सारे पार्ट दे रखे हैं, वेजेस, सैलरीज, रेंट फ्री अकोमोडेशन, प्रोविडेंट फंड, पेंशन, रिटायरमेंट, ये भी दे रखे हैं या इनमें से कोई भी दे रखा है, तो आप इनको इग्नोर कर देंगे। ये सारे आइटम हम तभी कंसीडर करेंगे इसकी एब्सेंस में। मेन हेड अगर आपको नहीं दिया, ये मेन हेड है सारे, अगर मेन हेड नहीं दिया आपको, तब आप इसके सब पार्ट्स, जो इसके सब पार्ट्स हैं, ये आप कंसीडर करेंगे, प्लस करेंगे। अगर आपको ये दे रखा है तो आप इसको अवॉइड कर देंगे क्वेश्चन में। ऐसा नहीं करेंगे आप कि आप ये भी ऐड कर देंगे और पेंशन रिटायरमेंट रखा है ये भी ऐड कर देंगे, वेजेस सैलरी ऐड कर देंगे। भाई ये सब तो ऑलरेडी इसमें इंक्लूड है, समझ में आपको आप लोग, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड है, हम इसको कुछ नहीं करेंगे। अगर ये दे रखा है तो इनको अवॉइड कर देंगे, अगर ये नहीं दिया, इन दैट केस हम इनको कंसीडर करेंगे। ऐसे ही यहां पर है ऑपरेटिंग सरप्लस, ये दे रखा है, अगर ऑपरेटिंग सरप्लस की वैल्यू आपको गिवन है, दे रखी है, देन यू विल नॉट कंसीडर दीज पॉइंट्स। अगर आपको ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दिया क्वेश्चन में, तब आप लोग ये सारे पॉइंट्स कंसीडर करेंगे। ऐसे ही प्रॉफिट वाली कैटेगरी है, इसके ये पार्ट्स रखे हैं 1 2 3। अगर प्रॉफिट इज गिवन, देन आप इनको, इन तीनों आइटम्स अगर ये भी दे रखे हैं, अवॉइड, इनको इग्नोर कर देना, आप लोग कुछ नहीं करेंगे, क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। प्रॉफिट अगर नहीं दिया, इन दैट केस आप इनको अप्लाई करेंगे। मैं आपको ये सारे फॉर्मूले बताने के बाद कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा, तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी इन सब चीजों की। तो ये सारी चीज बस ये बताना था आपको कि मेन हेड की एब्सेंस में ही हम इनके सब पार्ट्स ऐड करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम, आप प्लस करते ही आपको मिल जाएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट या डोमेस्टिक इनकम एट फैक्टर कॉस्ट। उसमें हम लोग NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस करते हैं, तो हमको मिल जाता है नेशनल इनकम। ये आपका हो गया नेशनल इनकम मेथड से। एक्सपेंडिचर मेथड हम लोग आपको नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिए, सुरक्षित रहिए, आसपास सफाई रखें आप लोग और सैनिटाइज का उपयोग करें, ठीक है। ओके, सी यू गाइस।